आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो शायद कई दिनों तक सोचने पे मजबूर कर दे। बिल्कुल। ये कहानी है 18 साल के आरव की, जो मछली पकड़ने निकला और फिर अगले 7 दिन 7 रातें, सोचिए। 7 दिन। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर खुले बेरहम समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया। ओह। हमारे पास जो जानकारी है वो 7 डेज अड्रिफ्ट आरव्स ओशन ऑर्डील नाम का जो वृत्तांत है उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। जी। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक रोमांचक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस मानवीय सहन शक्ति को समझना है। बिल्कुल। और उम्मीद की उस ताकत को जिसने आरव को लगभग नामुमकिन हालात से बाहर निकाला। सही कहा। एक अंतहीन समंदर और उसमें एक अकेला लड़का। और ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कोई एडवेंचर स्टोरी नहीं है। नहीं। जैसा बताया गया है, ये जीने की जो जबरदस्त इच्छा होती है ना, और मुश्किल हालात में मानसिक मजबूती, उसका एक असाधारण उदाहरण है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे भूख, प्यास, डर, भयानक अकेलापन, इन सब के बीच भी उम्मीद की एक पतली सी डोर वो कैसे इंसान को थामे रखती है। और वो उसे बदल भी देती है शायद। हाँ बिल्कुल। ये अनुभव आरव को एक इंसान के तौर पे कैसे बदल देता है, ये भी देखने लायक है। तो चलिए उसके इस सफर के पहले दिन से शुरू करते हैं। तो आरव, जैसा कि पता चलता है, अपने गांव का एक जाना माना निडर लड़का था। समंदर किनारे पला बड़ा। हाँ, लहरें तो खेल थी उसके लिए। बिल्कुल। उस सुबह भी जब वो अपनी छोटी सी नाव लेकर निकला, आसमान साफ था, हवा शांत, रोज जैसा ही दिन। लेकिन यहीं समंदर अपना असली रंग दिखाता है। जिक्र है कि दोपहर होते होते अचानक हवा तेज हुई, आसमान पर काले बादल छा गए और कुछ ही घंटों में वो हल्की बारिश एक भयानक तूफान बन गई। भयानक मतलब कितना? लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं जैसे नाव को निगल जाएंगी। बताया गया है कि नाव से 2 गुनी ऊंची लहरें। बाप रे, एक छोटी सी खुली नाव और वो विशाल लहरें। हाँ। कहानी में आता है कि नाव बुरी तरह हिचकोले खा रही थी, पानी अंदर भर रहा था। और कई बार लगा होगा कि बस अब गई। हाँ, लगा कि बस अब पलटी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी नाव को सीधा रखने में, लहरों का एंगल समझने में। लेकिन शाम होते होते वो थक गया होगा। बिल्कुल। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। हाँ, ठंड से कांपता हुआ, भूखा, और फिर डर हावी होने लगा। बिल्कुल। रात घिराई और तूफान जैसे और उग्र हो गया। चारों तरफ अंधेरा, बस बिजली कड़कने की आवाज और लहरों का शोर। कल्पना करना भी मुश्किल है। बताया गया है कि उस पहली रात उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, एक सवाल, क्या ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है? ये डर बहुत असली था। पहले दिन का संघर्ष तो ज्यादातर शारीरिक था, नाव बचाओ, तूफान झेलो। लेकिन जैसा कहानी इशारा करती है, जैसे ही सुबह हुई, तूफान कुछ शांत हुआ, तब असली चुनौती बदली। कैसे? अब लड़ाई बाहर के तूफान से नहीं, बल्कि अंदर के दुश्मनों से शुरू हुई। भूख, प्यास और वो भयानक एहसास कि वो बिल्कुल अकेला है। सही कहा। दूसरे दिन सुबह जब सूरज निकला, तूफान थम गया था, पर नजारा डरावना था। हर तरफ पानी ही पानी, दूर दूर तक सिर्फ पानी, ना कोई जमीन, ना कोई जहाज, दिशा का पता नहीं, कोई सहारा नहीं। अब सबसे पहली जरूरत पानी और खाना। और नाव पर कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। और बचपन से सीखा था कि समंदर का नमकीन पानी नहीं पीना है, वो तो मौत है। हाँ, पता चलता है कि प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। एक गलत घूंट उसे खत्म कर सकता था। ये बहुत कठिन लेकिन समझदारी वाला फैसला था। इतनी प्यास में खुद को कंट्रोल करना गजब की मानसिक शक्ति है। हाँ, कहानी इसे उसके पहले जरूरी फैसलों में गिनती है, जिसने उसके बचने की उम्मीद बढ़ाई। पर शरीर को तो एनर्जी चाहिए थी। हाँ, और भूख का इंतजाम भी। किस्मत कह लीजिए। अच्छा। लिखा है कि दोपहर में एक छोटी मछली शायद लहर के साथ उछलकर नाव में आ गिरी। अरे वाह। आरव ने एक पल नहीं सोचा, पकड़ा और कच्चा ही चबा गया। कच्चा? ओह। स्वाद तो अजीब खारा, शायद कड़वा भी रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त वो अमृत से कम नहीं था। थोड़ी एनर्जी मिली। लेकिन जैसे ही रात हुई, ठंड बढ़ी और वो अकेलापन और गहरा गया होगा। हाँ, उसे अपने गांव की, माँ बाप की याद बुरी तरह सताने लगी। तीसरा दिन अक्सर ऐसी स्थितियों में मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे कठिन होता है। अकेलापन अब सिर्फ महसूस नहीं होता, वो एक बोझ बन जाता है। जिक्र है कि आरव ने खुद से बातें करनी शुरू कर दी। खुद से? हाँ, शायद अकेलेपन से लड़ने का तरीका था, या अपने आप को संभालने की कोशिश। हाँ, वो खुद को दिलासा देता होगा, सोचता होगा, माँ परेशान होंगी, मुझे ढूंढ रहे होंगे, पापा मछुआरों के साथ निकले लेकिन फिर निराशा भी घेर लेती होगी। अगले ही पल सोचता होगा, ये समंदर इतना बड़ा है,
वो मुझे यहाँ कैसे ढूंढेंगे? इसी उधेड़-बुन में। हाँ, इसी के बीच दोपहर में उसे दूर क्षितिज पर कुछ धुंधला सा दिखा, एक बड़ा जहाज। ओह, उम्मीद। एक पल में सारी थकान गायब। उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने अपनी फटी शर्ट उतारी, हवा में लहराई, पूरी ताकत से चिल्लाया। ये वो पल था जो जिंदगी बदल सकता था, लेकिन वो बस गुजर गया। जहाज अपनी राह पर आगे बढ़ता गया। शायद उन्होंने देखा ही नहीं। वो नहीं। उसकी आवाज, इशारे सब उस विशाल समंदर में खो गए। उम्मीद का ऐसे बनना और फिर टूटना। वो तूफान से भी ज्यादा बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। उसके आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि शायद वो यहीं खत्म हो जाएगा। और मुसीबतें कहाँ खत्म होती है? हाँ, कहाँ? पता चलता है कि उसी रात जब वो थका हारा निराश लेटा था, उसने नाव के नीचे पानी में कुछ भारी हलचल महसूस की। हलचल? हाँ, पानी में एक बड़ी परछाई। शॉर्क। अरे बाप रे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, सांस अटक गई। उसने कसकर नाव की लकड़ी पकड़ी, आंखें बंद करके बस भगवान को याद करने लगा। डर के मारे बुरा हाल होगा उसका। वो हलचल कुछ देर नाव के आसपास मंडराती रही, फिर धीरे धीरे दूर हो गई। जब सब शांत हुआ, आरव ने कांपते हुए महसूस किया, मौत अभी अभी बहुत पास से गुजरी है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। क्या ये मुमकिन है कि इस डर ने भी उसे कोई शक्ति दी हो? ये एक दिलचस्प बात है। मौत के इतने करीब आकर बच निकलना कभी-कभी जीने की इच्छा को और मजबूत कर देता है। अच्छा। हाँ, ये याद दिलाता है कि वो अभी भी लड़ रहा है, खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन चौथे दिन तक शारीरिक हालत तो और बिगड़ रही थी। चौथा दिन और चिलचिलाती धूप, उसकी त्वचा पूरी तरह जलने लगी थी, होंठ सूख कर फट गए थे, खून रीस रहा था। और प्यास अब असहनीय थी। वो बस किसी चमत्कार, किसी बारिश की बूंद के लिए प्रार्थना कर रहा था। और शाम होते होते जैसे प्रार्थना सुन ली गई, बारिश हुई। हाँ, आसमान में बादल घिरे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। उसने फौरन अपनी शर्ट फैलाई, उसमें वो कीमती बूंदें इकट्ठा की और होंठों से लगाकर धीरे धीरे पिया। अमृत। बिल्कुल अमृत जैसा, जिसने गले को तर किया और शायद थोड़ी उम्मीद भी लौटाई। पानी की ये बूंदें उस वक्त जीवन और मौत का फर्क थी। ये सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं, मानसिक राहत भी थी कि प्रकृति पूरी तरह खिलाफ नहीं है। लेकिन शगीर को और ऊर्जा भी चाहिए थी। उसने फिर मछली पकड़ने की कोशिश की। अब उसमें उतनी ताकत नहीं थी, पर काफी मशक्कत के बाद एक और छोटी मछली हाथ लगी। फिर कच्ची खाई होगी। हाँ, कच्चा खाते हुए सोच रहा होगा कि जिंदा रहने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। रात में तारे निकले तो आसमान को देखते हुए उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। माँ? हाँ, कहानी में उसके एक अंदरूनी संवाद का जिक्र है, जैसे वो खुद से कह रहा हो, माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊंगा। परिवार की यादें, खासकर माँ से जुड़ाव, ऐसे मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। हाँ, एक वजह देता है लड़ने की। बिल्कुल, कोई है जो इंतजार कर रहा है। लेकिन 5वें दिन तक शरीर अपनी सीमा पर पहुंच रहा था। हाँ, 5वां दिन बहुत भारी था। उसके हाथ पांव सुन पड़ने लगे थे, चक्कर आ रहे थे, आंखें भारी होकर बार बार बंद हो रही थीं। जैसे शरीर अब साथ छोड़ रहा हो। हाँ, उसे लगा कि शायद अब वो सुबह नहीं देख पाएगा। ये वो पॉइंट है जहाँ शारीरिक ताकत जवाब दे जाती है। अब लड़ाई पूरी तरह से दिमागी थी, इच्छा शक्ति की। हाँ, सिर्फ जीने की जिद ही उसे आगे खींच सकती थी। क्या उसके अंदर कोई आवाज थी जो उसे लड़ने को कह रही थी? हाँ, उसके अंदर एक कश्मकश चल रही थी। एक हिस्सा हार मानना चाहता था, पर दूसरा चीख रहा था, आरव, हिम्मत हारी तो सब सच में खत्म हो जाएगा, हिम्मत रख। और शायद इसी कश्मकश के बीच प्रकृति ने फिर एक संकेत दिया। दोपहर के समय डॉल्फिन मछलियों का एक बड़ा झुंड उसकी नाव के पास तैरता हुआ आया। डॉल्फिन्स? उन चंचल प्राणियों को इतने करीब देखकर उसे महीनों बाद समंदर में पहली बार किसी अपनेपन का, साथ का एहसास हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ हो सकता है। हाँ, उसका डर कुछ पलों के लिए कम हुआ, जैसे याद आया हो कि इस पानी में और भी जिंदगियां हैं। बिल्कुल, डॉल्फिन का आना शायद संयोग हो, लेकिन आरव के मन के लिए ये एक ताकतवर पॉजिटिव सिग्नल बन गया। जिस प्रकृति से लड़ रहा था, उसी का एक खूबसूरत रूप उसे हौसला दे रहा था। लेकिन उस रात फिर तेज हवाएं चली, ऊंची लहरें उठी। एक और तूफान। हाँ, नाव फिर बुरी तरह डगमगाई। उसे फिर लगा कि शायद इस बार नहीं बचेगा। लेकिन जैसे तैसे वो रात भी कटी। सुबह उसने कमजोर आवाज में ऊपर देखकर कहा, धन्यवाद भगवान, शायद तुम चाहते हो कि मैं अभी और लड़ूं। 6 दिन तक आरव की शारीरिक हालत का जो वर्णन है वो दिल दहला देता है। हाँ, शरीर पर नमक और धूप से बड़े बड़े छाले, चेहरा सूजा हुआ, जला हुआ, पेट अंदर धंस चुका था, हिलना डुलना भी मुश्किल। बिल्कुल, बस सांसें चल रही थी और शायद दिमाग में कहीं उम्मीद की एक बहुत बहुत धीमी लौट टिमटिमा रही थी। अब क्या सोच रहा होगा वो? अब लंबे विचार नहीं थे,
बस एक मंत्र जैसा था, बस एक दिन और, किसी तरह बस एक दिन और। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई, धुंधलाती आंखों से क्षितिज को घूरने लगा और तभी उसे दूर हवा में कुछ उड़ता दिखा। क्या? काले धब्बे। ध्यान से देखा, सीगल पक्षी। सीगल? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, समुद्री यात्रियों के लिए ये हमेशा से एक बड़ा निशान रहा है। सीगल मतलब जमीन आसपास है। सोचिए 6 दिन सिर्फ पानी देखने वाले के लिए ये क्या मायने रखता होगा। उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी बची कुची ताकत लगाकर हाथों से पानी हटाते हुए नाव की दिशा उन पक्षियों की ओर मोड़ने की कोशिश की। मंजिल करीब होने की ताकत? हाँ, लहरें अभी भी खिलाफ थीं, पर मन में एक नई हिम्मत थी। उस रात थकान और कमजोरी के बीच उसने एक सपना देखा। सपना? हाँ, सपने में उसकी माँ आई और बोली, बेटा चिंता मत कर, कल सुबह तू घर लौट आएगा। ये सपना ये भी मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ थकान का नतीजा था या उसके मन की गहरी उम्मीद का प्रतिबिंब? जो भी हो, इस सपने ने उसे 7वें दिन की सुबह तक टिके रहने का हौसला दिया। और फिर आया वो 7वां दिन। हाँ, सुबह जब सूरज की पहली किरणें समंदर पर पड़ी, आरव ने भारी पलकें खोली और जो देखा वो सपने से भी बड़ा चमत्कार था। क्या देखा उसने? दूर क्षितिज पर सिर्फ सीगल नहीं, एक बड़ी नाव दिख रही थी, एक असली बड़ी बचाव नौका। बचाव नौका, आखिरकार। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर ये निराशा के नहीं, राहत के आंसू थे। उसने अपनी पूरी बची खुची जिंदगी की आखिरी ताकत लगाकर अपना हाथ हिलाना शुरू किया। उस एक पल की कल्पना कीजिए, 7 दिन नरक भोगने के बाद बचाव का साक्षात नजारा। गले से आवाज तक नहीं निकल रही होगी। बिल्कुल, वो इतना कमजोर था, लेकिन उसका हिलता हाथ, उसकी आंखें, उसका पूरा वजूद मदद के लिए चीख रहा था। और इस बार पुकार सुनी गई। नाव पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया। हाँ, उस छोटी अकेली नाव और हिलते हाथ को। उन्होंने फौरन एक छोटी बचाव नौका पानी में उतारी और तेजी से आरव की ओर बढ़े। और आरव? जब तक वो पहुंचे वो लगभग बेहोश हो चुका था। उन्होंने उसे सावधानी से उठाया, अपनी नाव पर लिटाया, पानी दिया। जब थोड़ा होश आया तो उसने सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, धन्यवाद माँ, धन्यवाद भगवान। 7 दिन और 7 रातें, भूख, प्यास, तूफान, शार्क, अकेलापन, टूटी उम्मीदें और फिर बचाव। आरव की गांव वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोग उसे जिंदा देखकर हैरान थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। और आरव, वो बदल गया होगा ना? हाँ, जब वो लौटा तो वो पहले वाला सिर्फ निडर लड़का नहीं था, समंदर ने उसे बदल दिया था। वो अब ज्यादा शांत, ज्यादा गहरा और अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत इंसान बन चुका था। उसे एक ऐसी समझ मिल गई थी जो शायद किताबों में नहीं मिलती। बिल्कुल, और उसका अपना निष्कर्ष जो कहानी के आखिर में है वो पूरी बात कह देता है। क्या कहा था उसने? उसने कहा, समंदर ने मुझे सिखाया कि मौत जब बिल्कुल सामने खड़ी हो तब भी इंसान जिंदा रह सकता है, सिर्फ अगर उसके भीतर उम्मीद जिंदा हो। अगर उसके भीतर उम्मीद जिंदा हो। वाह, ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। ये उम्मीद आखिर है क्या चीज? हाँ, क्या है ये? क्या ये सिर्फ एक पॉजिटिव सोच है या हमारे अंदर की कोई गहरी बुनियादी जीवन शक्ति है जो हमें तब तक हार नहीं मानने देती जब तक जान बाकी है? तो ये थी आरव की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि इंसान की आत्मा कितनी लचीली, कितनी सहनशील हो सकती है। बिल्कुल। जब सब खत्म होता दिखे तब भी कहीं अंदर उम्मीद की एक चिंगारी बची रह सकती है, और कभी-कभी वही चिंगारी जिंदगी बचाने के लिए काफी होती है। सचमुच। और आरव का ये अनुभव एक सवाल छोड़ जाता है हम सबके लिए। हम अपनी रोज की चुनौतियों में, मुश्किलों में अपने अंदर की उस उम्मीद की शक्ति को कितना पहचानते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं? क्या हम जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की हमारी अपनी क्षमता, उसकी सीमा कहाँ तक है? ये सवाल शायद हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देता है।